साहित्य ने अंश, जतिन और दादी की मदद से जानवी को प्रपोज किया था और जानवी भी उसे हाँ कह देती है क्योंकि वो भी तो साहित्य से प्यार करती थी। साहित्य और अंश जानवी को उसके घर पर छोड़ते हैं और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जानवी घर के सामने खड़ी साहित्य की कार को जाते हुए देख रही थी। तभी उसके कानों में जतिन की आवाज पड़ती है, हाँ हाँ देख लो देख लो। जानवी झट से उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप कब आए? जतिन उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, तभी जब मेरी प्यारी बहन अपने उनको जाते हुए देख रही थी। जतिन की बात सुन जानवी शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है और कहती है, क्या भाई आप भी ना? जतिन हंस देता है और कहता है, चल अभी अंदर चल। क्या पूरी रात यूं ही घर के बाहर बिताने का इरादा है? जानवी नामे सिर हिलाती है और जतिन के साथ अंदर चली जाती है और वहीं घर की छत पर खड़ी निर्मला उन दोनों को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। पहले तो जतिन और दादी इतनी रात को घर वापस आए और फिर जानवी कल वाले लड़के के साथ। यही सब सोचते हुए निर्मला खुद से कहती है, जतिन तो मुझे कुछ बताने से रहा कि इन लोगों का क्या चल रहा है। अब लगता है मुझे जानवी से ही पूछना होगा। यह कहकर निर्मला वहां से चली जाती है। जब जानवी और जतिन अंदर जाते हैं तो दादी जानवी को अपने पास बुलाती हैं और प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहती हैं, मैंने कहा था ना कि जरूर साहित्य भी तुझे चाहता है। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और दादी से लिपट जाती है और फिर कुछ देर बाद अलग होते हुए कहती है, पर आप लोगों को कैसे पता चला कि साहित्य जी मुझसे? ये कहते कहते जानवी रुक जाती है और दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो ऐसे पता चला। ये कहते हुए दादी आज सुबह की यादों में खो जाती हैं। जब साहित्य उससे मिलने आया था, साहित्य जानवी के घर के बाहर खड़ा था। वो डोरबेल बजाता है तो भाई बाहर घूम रहा जतिन उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, आप यहाँ पर? साहित्य उसे मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, मैं आपसे और दादी जी से मिलने के लिए आया था। जतिन हाँ में सिर हिलाता है और साहित्य को अंदर लेकर जाता है। जब वो दोनों जा रहे थे तो साहित्य देखता है कि वो लोग घर के अंदर जाने की जगह पीछे से जा रहे थे। वो जतिन से पूछने वाला था पर कुछ सोच चुप रहता है। साहित्य के सामने एक कमरा था। जतिन उसे अंदर लेकर जाता है तो वहां पर बैठी दादी पर उसकी नजर पड़ती है। उन्हें देख साहित्य मुस्कुरा देता है और उनकी तरफ बढ़ जाता है और जाकर उनके पैर छूता है। साहित्य को देख दादी भी खुश हो जाती हैं और उसे बैठने को कहती हैं और फिर जतिन को खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहती हैं, पर साहित्य मना कर देता है। इस सब के दौरान साहित्य अपने आसपास ही देख रहा था और सोच रहा था कि क्या जानवी और दादी माँ यहाँ पर रहती हैं, पर क्यों, जबकि उनका अपना घर है। दादी साहित्य के चेहरे को देख समझ जाती हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो मुस्कुराकर उससे कहती हैं, क्या सोच रहे हो आप बेटा? यही कि मैं और मेरी गुड़िया यहाँ रहते हैं। साहित्य हाँ में सिर हिला देता है तो दादी कहती है, हाँ सही सोचा तुमने, हम दोनों यहाँ रहते हैं, पर आपके क्यों का जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। यह कहकर दादी चुप हो जाती हैं। पर वहीं पर जतिन जो वहीं पर खड़ा था कहता है, पर मैं दे सकता हूँ, ये सब मेरी माँ और मेरे बाप का किया धरा है। यानी कि जानवी के मामा और मामी का। जतिन आगे भी कुछ कहने जा रहा था कि दादी उसे कुछ भी कहने के लिए रोक देती हैं और साहित्य से कहती हैं, ये सब छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहेगा, पर आप यहाँ। साहित्य को अचानक से याद आता है कि वो यहाँ एक जरूरी काम से आया था, तो वो कहता है, हाँ मैं यहाँ आपसे ही मिलने के लिए आया था। वो मैं। साहित्य कहते कहते रुक जाता है क्योंकि वो यहाँ आ तो गया था पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे कि वो उनसे अपने और जानवी के बारे में बात करने आया था। दादी उसकी ही तरफ देख रही थी जैसे उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। तो साहित्य कहता है, वो मैं आपसे अपनी और जानवी के बारे में बात करने आया था। दादी साहित्य की बात का मतलब समझ जाती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, हमारे यहाँ पर घर के बड़े बात करने आते हैं बेटा साहित्य। साहित्य उनकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ दादाजी हैं। पर मैं पहले खुद आपसे बात करना चाहता था इसलिए यहाँ आया था। साहित्य की बात सुन दादी उससे कहती हैं, माफ करना बेटा मुझे पता नहीं था। साहित्य नाम में सिर हिला देता है और कहता है, नहीं दादी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
इसमें आपकी थोड़ी कोई गलती है। दादी हाँ में सिर हिलाती हैं और कहती हैं, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? शायद उनसे कहता है, मैं जानवी को पसंद करता हूँ और कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। जैसा कि आप भी जानते हो कि जानवी अभी 20 साल की है और मैं 28 साल का, तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता था ताकि अगर जानवी भी मुझे पसंद करती है तो बाद में हम लोगों में कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी ना हो। साहित्य की बात पूरी होते ही जतिन एक नज़र दादी को देखता है, क्योंकि अब फैसला उन पर था। वहीं दादी कहती हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि जिंदगी जानवी की है, उसे किसके साथ बितानी है और किसके साथ नहीं, यह उसका फैसला है। पर अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए तो मेरी जानवी के लिए बिल्कुल सही हो। उनकी बात सुन साहित्य मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, और जानवी मेरे बारे में क्या सोचती है वो आज पता चल जाएगा। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि उनके कमरे के दरवाजे पर से किसी की आवाज़ आती है, वेरी बैड, किसी ने मुझे बताया तक नहीं और बात यहाँ तक पहुँच गई। सब लोग उस तरफ देखते हैं तो साहित्य कहता है, अंश तुम यहाँ? अंश दरवाजे के पास मुंह फुलाए खड़ा था और वहीं दादी और जतिन अनजान नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। अंश अंदर आता है और साहित्य से कहता है, भाई आप बहुत बुरे हो। आपने पहले तो मुझसे ये सब छुपाया कि आप यहाँ आ रहे हो, और मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर मैं आपका पीछा ना करता तो। शायद उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? अंश हमें सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, क्योंकि आप मेरे खुद के भाई हो। और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? शायद उसे टालने के लिए कहता है, वो मैं भूल गया था। अंश आंखें बड़ी किए उसे देखता है और कहता है, इसका मतलब मैं सही था, आपकी आदत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। शायद अपना सिर हिला देता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो आगे कुछ कहेगा तो अंश बात को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। तभी दादी उसे पूछती है, बेटा ये कौन? साहित्य उन्हें अंश से मिलवाता है और फिर अंश अपनी मर्जी से सब तय करता है कि साहित्य कहाँ पर जानवी को प्रपोज करेगा और जानवी को वहाँ वो कैसे लेकर जाएगा। जानवी को वहाँ लेकर जाने का अंश का आइडिया साहित्य को अच्छा नहीं लगा, पर जब अंश ने कह दिया था तो कह दिया था कि वो दादी और जतिन का बहाना बनाकर उसे लेकर आएगा। यही सब जानवी को बताते हुए दादी अपने ख्यालों के बाहर आती हैं और फिर वो सभी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहित्य ने दादाजी को सब बता दिया था और अब दादाजी जानवी के घर वालों से मिलने के लिए आने वाले थे। अगली सुबह जानवी जब किचन में थी तो निर्मला वहां पर आती हैं और अपने आसपास देखती हैं, और जब उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर वो और जानवी अकेली हैं तो वो जानवी को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं, जानवी। जानवी उसकी तरफ पलटती है और कहती है, जी मामी। निर्मला उसके पास जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, देख जानवी, मुझे पता है कि मैंने आज तक तेरे साथ बहुत बुरा किया है, पर आज मैं तुझसे उस सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। निर्मला की बात सुन जानवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निर्मला ये सब कर सकती है। जानवी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आप आप क्या कह रही हैं? निर्मला आंखों में आंसू लाकर कहती है, आज तक मैं तुझे मनहूस और पता नहीं क्या क्या बोलती रही। जब से तू पैदा हुई है तुझे मेरे कारण कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। अपनी नफरत और सोच के कारण मैं ये भूल ही गई थी कि तू मेरी उर्मिला दी की बेटी है। मुझे माफ़ कर दे जानवी, मुझे माफ़ कर दे। जानवी की आंखें निर्मला को रोते देख नम हो जाती हैं और वो आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मामी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े छोटों से माफ़ी मांगते अच्छे नहीं लगते। फिर वो उससे दूर होती है तो निर्मला कहती है, इसका मतलब तुम उससे नाराज़ नहीं है? जानवी नामे सिर हिला देती है तो निर्मला हल्का मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा। जानवी भी मुस्कुरा देती है और निर्मला भाई उसके साथ थोड़ा बहुत काम कराने लग जाती है। और इसी बीच निर्मला उससे कहती है, अच्छा एक बात बता जानवी, कल रात तू देर से क्यों आई थी? बेटा, इतनी देर घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है। जानवी उनकी तरफ देखती है और कहती है, वो मामी मैं कल। यह कहते हुए जानवी रुक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि निर्मला को बताए या ना बताए। पर फिर कुछ सोच वो कहती है, मामी, कल वो मैं साहित्य जी के साथ थी। निर्मला उसकी बात सुन
अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है, कहीं ये उस दिन वाला लड़का तो नहीं है जो तुझे घर छोड़ने आया था। जानवी हाँ में सिर हिला देती है तो निर्मला कहती है, बेटा इन बड़े लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्या पता कब बदल जाए। जानवी जल्दी से बोलती है, वो ऐसे नहीं है मामी, बल्कि अब तो क्या जानवी, निर्मला उससे पूछती है। तो जानवी कहती है, वो मामी, मैं और साहित्य जी। निर्मला उत्सुकता से कहती है, क्या जानवी। जानवी अपना सिर नीचे झुकाए हुए कहती है, वो मेरी और साहित्य जी की अब तो शादी। ये कहते कहते जानवी चुप हो जाती है और वहीं निर्मला को तो जैसे बड़ा वाला झटका लग गया था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। अच्छा अब तू ये खाने की तैयारी कर दे, मैं जरा देख लूँ ये उठ गए हैं या नहीं। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और निर्मला जी वहां से चली जाती हैं और जाते हुए उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जो कुछ देर पहले खुश थे वो अब गहरे हो चुके थे और वो खुद को साफ करते हुए कहती है, वो मनहूस गले लग गई और अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। और एक बात, इस लड़की को इतने बड़े घर का लड़का कैसे मिल गया। यही सब सोचते हुए निर्मला वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं और वहां मौजूद राजेश को बता देती हैं कि उन लोगों की पीठ के पीछे जानवी की शादी की तैयारी चल रही है। और उसकी बात सुन राजेश हैरान रह जाता है और वहीं निर्मला नहाने चली जाती है और उसके वहां से जाते ही राजेश अपने कमरे से निकलकर रसोई में जाता है। यहाँ पर जानवी काम कर रही थी। राजेश जानवी के पास जाता है और धीरे से कहता है, जानवी। जानवी उसकी ओर पलटती है और कहती है, जी मामा जी, आपको कुछ चाहिए। राजेश नामे से हिलाता है और कहता है, नहीं जानवी, मैं बस ये पूछ रहा था कि मुझे अभी निर्मला ने बताया कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। जानवी हामी से हिला देती है। तो राजेश कहता है, मुझे बस ये पूछना था कि तुम खुश हो ना। जानवी हामी से हिला देती है तो राजेश उसके सर पर हाथ रख देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जानवी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहती है, आज मामी और मामा जी दोनों ने मुझसे कितने प्यार से बात की है। थैंक यू भगवान जी। यह कहकर जानवी बाकी का काम निपटा अपने कमरे में चली जाती है और देखती है कि दादी और जतिन कुछ परेशान थे। वो उन दोनों के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ दादी, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो। जतिन उससे कहता है, वो जानवी, साहित्य जी का फोन आया था कि वो और उनके दादाजी आज यहाँ आ रहे हैं। तो दादी परेशान थी कि उन्हें यहाँ ऐसे इस छोटे से कमरे में लेकर आना सही नहीं होगा। जतिन की बात सुन जानवी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नजर आने लगती हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पीछे से किसी की आवाज आती है, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। सभी उस तरफ पलट कर देखते हैं तो वहां पर राजेश खड़ा था। दादी उसे अंदर आने को कहती हैं तो राजेश अंदर आते ही कहता है, वैसे मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, पर सिर्फ जतिन के लिए मैंने सोचा है कि लड़के बालों के लिए सारा इंतजाम मैं घर के अंदर ही करूंगा और ये मेरा फैसला है। ये कहकर राजेश वहां से चला जाता है और वहीं जतिन कहता है, इस सब में मैं कहाँ से आ गया। जानवी अपने कंधे उचका देती है और वहीं दादी हल्का मुस्कुरा देती हैं और मन ही मन खुद से कहती हैं, देर से ही सही, पर राजेश के मन में मेरी गुड़िया के लिए कोई भावना तो आई। यह कहते हुए दादी एक नज़र उर्मिला और प्रताप की तस्वीर को देखती हैं। वहीं घर के अंदर राजेश ने सारी तैयारी कर दी थी और इस बात पर निर्मला थोड़ी चिड़ी हुई थी, पर वो ये सोचकर चुप थी कि आज वो ओबराय परिवार से मिलेगी और आसपास पड़ोस में उसका रुतबा बढ़ेगा कि ओबराय उसके रिश्तेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबराय मैंसन में साहित्य, अंश और दादाजी तैयार होकर वहां से निकल चुके थे, पर उन्हें जाते हुए माया ने देख लिया था और वो सोच रही थी कि आखिर ये तीनों इतना तैयार होकर जा कहाँ रहे हैं। कुछ ही देर में वो लोग जानवी के घर पहुंच जाते हैं और आस पड़ोस के लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। जतिन जो कि गेट के पास ही खड़ा था, वो उन तीनों को घर के अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर राजेश उन सबका स्वागत करता है। वो सभी सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। इस समय दादाजी बहुत रोबदार दिख रहे थे। वो सब लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे एक ही निवाले में खा जाएंगे और उन्हें ऐसा करते देख हंस को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने ही ऐसा करने के लिए कहा था कि लगे कि वो बहुत ज्यादा रोबदार इंसान है। वहीं साहित्य की नजरें जानवी को ढूंढ रही थी।
जो इस समय यहाँ नहीं थी। उसे ऐसा करते देख जतिन हंस देता है और उसके पास आकर धीमे से कहता है, जीजा जी थोड़ा सब्र करिए। शायद उसकी बात सुन झेप जाता है और अपना सिर झुकाकर बैठ जाता है। भाई मीसा जो कि एक और खड़ी थी, वो न जाने कब से साहित्य को ही ताड़े जा रही थी और उसे ऐसा करता देख निखिल चिढ़ रहा था। पर यहाँ पर सभी लोगों के होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जानवी वहां पर आती है और आकर दादाजी की बगल में बैठ जाती है। उसे आज बहुत शर्म आ रही थी, हालांकि वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को जानती थी। जानवी के आते ही दादाजी उससे कहते हैं, क्यों जिहान बेटे कैसे हो। दादाजी के मुंह से जिहान सुन जानवी झेप जाती है और अपना सिर झुका लेती है और वहीं अंश हंस देता है। फिर दादाजी दादी से कहते हैं, देखिए संयता जी, अब जब बच्चों ने तय कर ही लिया है कि उन्हें अपनी जिंदगी साथ बितानी है, तो हमने तय किया है कि जल्द से जल्द इनकी शादी कर दी जाए, ताकि मैं अपने पोते की तरफ से मैं निश्चिंत हो जाऊं। वरना मुझे डर है कि आगे चल ये लड़का संन्यास ही ना ले। साहित्य उन्हें घूर कर देखता है तो दादू दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं और फिर वो जानवी से पूछते हैं, आप तैयार है ना इस शादी के लिए? और अगर आप चाहें तो अभी हम लोग सिर्फ मंगनी की रस्म कर सकते हैं। दादू ने इतना कहा ही था कि साहित्य झट से बोलता है, नहीं शादी में क्या हर्ज है। सभी लोग साहित्य की तरफ देखते हैं और अंश कहता है, भाई आपको इतनी क्या जल्दी है? अब तक भी तो कुंवारे बैठे थे ना, कुछ दिन और नहीं निकाल सकते? साहित्य हमें सिर हिला देता है, पर जानवी कह देती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सभी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि निर्मला जी, जो ना जाने कब से शांत बैठी थी, अचानक कहती हैं, वैसे साहित्य जी के माँ पापा दिखाई नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं आए अपने बेटे के इतने खास दिन पर? उनकी बात सुनते ही साहित्य कहता है, वो इस दुनिया में नहीं है। साहित्य के इतना कहते ही अंश और दादाजी एक दूसरे को देखते हैं। भाई राजेश असमंजस में बोलता है, पर यहाँ तक मुझे याद है मैंने उन्हें एक दो दिन पहले ही टीवी पर देखा था। फिर मिस्टर ओबराय की बात आते ही साहित्य की मुठ्ठियां बिछ जाती हैं और वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, न्यूज वालों से ज्यादा हमें पता है सर। राजेश हाँ में सिर हिला देता है और एक नज़र दादी की ओर देखता है, जो इन सारी बातों को सुन किसी सोच में पड़ गई थी। जानवी साहित्य की तरफ ही देख रही थी, जिसका चेहरा इस समय काफी गहरा हो गया था। खुद पर किसी की नजरें महसूस करते ही साहित्य जानवी की तरफ देखता है और नामे सिर हिला देता है, तो जानवी हल्का मुस्कुरा देती है। दादाजी शादी और एंगेजमेंट की तारीख फोन पर बताने का कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके सबके जाते ही मीसा अपने कमरे में चली जाती है और उसे यूं जाता देख निर्मला भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वहां जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है, क्या हुआ तुझे? ऐसे यहाँ क्यों आ गई तू? मीसा चिढ़ते हुए कहती है, आपने कहा था माँ कि निखिल बहुत अमीर है, उसे फंसा लो तो मेरी जिंदगी अच्छी जाएगी। पर देखा आपने शायद ओबराय को, वो उस निखिल से 100 गुना अमीर है। और किस्मत देखो उस जानवी की, उससे शादी होने वाली है और इसके बाद वो बन जाएगी मिसेज ओबराय, इस शहर के सबसे अमीर परिवार की बहू। और मैं उस निखिल के साथ, नहीं माँ कुछ करो। ये कहते हुए मीसा चिल्ला पड़ती है कि तभी निर्मला एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद करती हैं और कहती हैं, नालायक लड़की, मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? भूल मत माँ हूं मैं तेरी। जितनी फिक्र तुझे अपनी नहीं है, उससे ज्यादा मुझे तेरी है। और तुझे कैसे मिसेज ओबराय बनना है, ये तू मुझ पर छोड़ दे। और उससे पहले उस निखिल नाम की बला से अपना पीछा छोड़ा, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। समझ गई? मीसा अपने गाल पर हाथ रखते हुए हाँ में सिर हिलाती है और निर्मला कुछ सोचने लग जाती हैं। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा निखिल सब सुन रहा था। उसकी आंखें तो नम हो चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है और अपना सामान पैक कर वहां से निकल जाता है। वो अभी घर के बाहर ही था कि उसे जानवी की पीछे से आवाज आती है, निखिल कहीं जा रहे हो? निखिल उसे मुस्कुराकर देखता है और कहता है, हाँ वो डैड का फोन आया था, उन्होंने बुलाया था, बस इसलिए। जानवी हाँ में सिर हिलाती है कि निखिल उससे कहता है, जानवी हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता था कि कभी भी साहित्य ओबराय का हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुमसे कुछ भी कहे। शायद बीच में कुछ लोग आए, पर तुम उन्हें मत छोड़ना। हाँ, पर तुम ये बात अचानक क्यों कह रहे हो? ऐसे ही, बस मन किया कहने का।
हाँ, पर क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे? कोशिश करूंगा आने की, पर मेरी बेश विशेष हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और हाँ, जब तुम्हारी शादी की तारीख तय हो जाए मुझे जरूर बताना। जानवी मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाती है। और फिर निखिल वहां से चला जाता है और जानवी भी उछलती हुई घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब साहित्य, अंश और दादाजी ओबराय मेंशन पहुंचते हैं तो मेंशन के अंदर माया और मिस्टर ओबराय सोफे पर बैठे थे और शायद उन लोगों के आने का ही इंतजार कर रहे थे। और उनके आते ही मिस्टर ओबराय अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आप लोग कहाँ गए थे? दादाजी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें कुछ ज़रूरी काम था। मिस्टर ओबराय उन सभी को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, आपका ज़रूरी काम कहीं साहित्य की शादी तो नहीं थी ना? साहित्य या दादाजी को उनकी बात सुन कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बात मिस्टर ओबराय तक कैसे न कैसे पहुंची जाएगी। पर माया जरूर यह सब सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि जब से मिस्टर ओबराय घर आए थे उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा था। और वहीं साहित्य की शादी की बात सुन माया पर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी। वहीं दादाजी हाँ में सिर हिलाते हुए साहित्य की शादी वाली बात पर सहमति जताते हैं। तो मिस्टर ओबराय थोड़ा गुस्से में कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा क्यों? इस बार साहित्य से रहा नहीं जाता तो वो कहता है, आपको जानकर करना भी क्या था मिस्टर ओबराय? कौन सा आपने आज तक हम पर ध्यान दिया है? जो आगे आपको सब पता करना है कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। मिस्टर ओबराय अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, यह मत भूलो साहित्य कि मैं तुम्हारा बाप। उन्होंने इतना कहा ही था कि साहित्य बीच में ही उन्हें टोक देता है और कहता है, बस मिस्टर ओबराय अभी ये मेलोड्रामा मत शुरू कर देना। यह कहकर साहित्य सीधा अपने कमरे में चला जाता है और उसके पीछे ही अंश भी चला जाता है। वहां पर सिर्फ दादाजी, माया और मिस्टर ओबराय रह गए थे। मिस्टर ओबराय दादाजी से कहते हैं, डैड कम से कम आप तो मुझे बता देते। दादाजी सिर हिलाते हुए कहते हैं, तुमने आज तक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो क्या बताता तुम्हें? और अब ये सब छोड़ो और अपना काम करो। यह कहकर दादाजी वहां से जाने लगते हैं कि मिस्टर ओबराय गुस्से में कहते हैं, अगर मैंने चाहा ना डैड तो ये शादी कभी नहीं होगी। दादाजी को भी इस बार गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सिद्धार्थ ओबराय, अगर मेरे साहित्य की खुशियों के बीच कोई भी आया ना तो इस घर से उसे निकालते मुझे देर नहीं लगेगी। मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय दादाजी की बात सुन चुप कर जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर दादाजी ने ऐसा कहा है तो वो कर भी सकते हैं। वहीं यह कहकर दादाजी अपने कमरे में चले जाते हैं और मिस्टर ओबराय घर के बाहर चले जाते हैं और वहां रह जाती है माया। साहित्य की शादी के बाद सुनकर माया बुरी तरह से हैरान थी। वो खुद से कहती है, साहित्य की शादी? किसके साथ? कौन है वो लड़की? यही सब सोचते हुए माया किसी को फोन लगाती है और साहित्य की जिस लड़की के साथ शादी होने वाली है उसके बारे में पता करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ साहित्य अपने कमरे में था और उसके दिमाग में अभी भी नीचे हुई बातें घूम रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। साहित्य फोन उठाकर देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि फोन की स्क्रीन पर जानवी का नाम लिखा हुआ था। फोन के कटने से पहले ही साहित्य फोन उठा लेता है और कहता है, हाँ बोलो जानवी। दूसरी तरफ से जानवी की प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है, आप क्या कर रहे हो? साहित्य बेड पर बैठते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, तुम बताओ। जानवी उससे कहती है, आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो क्या कारण है तुम्हारी इस बहुत बहुत ज्यादा का खुशी का? वो आज मामी और मामा जी ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मामा जी ने ही आज आप लोगों का स्वागत किया था। ओके, पर मुझे तो लगा था कि तुम्हारी खुशी का कारण मैं हूँ। खैर, नहीं नहीं, आपके कारण ही तो मैं खुश हूँ। पता है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ना सब अच्छा जा रहा है। हाँ, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ, राइट? हाँ, आप मेरे लिए बहुत लकी हो। यह कहते हुए जानवी के चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर दोनों में यूं ही खामोशी छाई रहती है। ना ही साहित्य कुछ कहता है और ना ही जानवी। वो दोनों बस एक दूसरे की बढ़ती धड़कनों की आवाजें सुन रहे थे। फिर कुछ देर बाद साहित्य कहता है, जानवी, हाँ, क्या तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर आप अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही मन किया पूछने का। ओके। जानवी, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए।
जानवी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे डैड जिंदा हैं। मुझे यह भी पता है कि तुम सोच रही होगी कि मैंने वहां सबके सामने ये क्यों कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, और शायद यह सवाल वहां पर अभी भी सबके मन में होगा। जानवी पहले कुछ नहीं कहती है और कुछ पल बाद कहती है, हाँ पहले मैंने सोचा था, पर फिर मैंने यह भी सोचा कि अगर आपने ये कहा है तो जरूर इसका कोई कारण होगा जो आप शायद अभी किसी को बताना नहीं चाहते हो। शायद गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ जानवी, कारण तो है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी छुपा रहे, और वो कारण यह है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। यह कहने के बाद शायद उसे सब बताता है जो उसकी माँ की मौत के 2 दिन बाद हुआ था। मिस्टर ओबराय का माया से शादी करना, उसका इस घर में आना, मिस्टर ओबराय का साहित्य और अंश को माया के आगे इग्नोर करना, और वो बहुत कुछ। जानवी चुपचाप साहित्य की बातें सुनती जा रही थी, और जब साहित्य अपनी बात खत्म करता है तो वो कहती है, कितनी अजीब बात है ना साहित्य जी, हम दो अधूरे लोग एक दूसरे को मिले, और अब यही अधूरे एक दूसरे को पूरा करेंगे। साहित्य धीरे से कहता है। जानवी उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। साहित्य का ध्यान इन्हीं सारी बातों में था, और ये बात जानवी अच्छे से समझ चुकी थी, और इसलिए उसका ध्यान इन सारी बातों से भटकाने के लिए वो कहती है, वैसे आपने मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अरे सब तो बता दिया, और क्या बाकी है। अरे वो तो आपने अपने परिवार के बारे में बताया था ना, अपने बारे में नहीं बताया। अच्छा तो क्या जानना है तुम्हें? मुझे यह जानना है कि मुझसे पहले आपकी जिंदगी में क्या कोई और थी? साहित्य जानवी के इस सवाल पर कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे पहले किसी से प्यार करता था, पर उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा ही हुआ कि उसने आपको छोड़ दिया, वरना आप मेरे कैसे होते। हाँ ये भी है, पर क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मुझे किसने छोड़ा है? हाँ वो तो रह ही गया, बताइए। असल में तुम उसे जानती हो। मैं जानती हूँ उसे? कौन है वो? उसका नाम है जियान मल्होत्रा। यह कहते हुए साहित्य हंस देता है, और उसकी बात सुन जानवी अपना सिर झुकाए मुस्कुरा देती है। शायद उससे कहता है, जानवी चुप क्यों हो गई? बोलो कुछ। मैं क्या बोलूं अभी? कुछ भी जो तुम्हारे मन में है। बाय। यह कहकर जानवी फोन रख देती है, और साहित्य फोन को घूरते हुए कहता है, यह करने को नहीं कहा था, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन और, फिर तो तुम्हें यहीं आना है मेरे पास। यह कहते हुए साहित्य मुस्कुरा देता है, और फिर अपना लैपटॉप उठा काम करने लग जाता है। वो अभी काम कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है, और वो बिना स्क्रीन की ओर देखे फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हाँ जानवी बोलो। साहित्य के इतना कहते ही दूसरी ओर से आवाज़ आती है, बॉस मैं मैडम नहीं हूँ। साहित्य कान पर से फ़ोन हटाकर नाम देखता है, और फिर कहता है, हाँ बोलो क्या हुआ। इसके बाद दूसरी ओर से वो आदमी साहित्य को कुछ बताता है, जिसे सुन साहित्य की आंखें छोटी हो जाती हैं, और उसके चेहरे के भाव जो कुछ देर पहले और थे वो अचानक बदल जाते हैं, और फिर वो फ़ोन रख देता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अपने कमरे से बाहर आते ही साहित्य अपनी कार लेता है और खुद ही चलाते हुए कहीं जाने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद साहित्य की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे जाकर रुकती है। यह बिल्डिंग एक अस्पताल की थी, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा और जाना माना अस्पताल था, और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं थीं। साहित्य अपनी कार में से उतरता है और अंदर चला जाता है। इस समय उसका चेहरा काफी गंभीर था। अंदर जाते ही वो वहां से सीधा हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर त्रिवेदी पहले से मौजूद थे, और वो इस अस्पताल के इंचार्ज भी थे। साहित्य को वहां देखते ही डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं, आपने थोड़ी देर कर दी मिस्टर ओबराय, इनकी हालत फिर पहले जैसी हो गई है। साहित्य डॉक्टर की बात सुन हैरान रह जाता है, और कहता है, ऐसे कैसे डॉक्टर? डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं, इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे उनकी हालत में पहले से काफी सुधार हो चुका है। उनके अंदर एक जीने की इच्छा है। साहित्य हमें सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, अगर फिर कुछ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। डॉक्टर त्रिवेदी हाँ में सिर हिलाते हैं, तो साहित्य वहीं पास में खड़े एक आदमी की ओर मुंह करता है और कहता है, मान, मैंने तुम्हें एक और काम सौंपा था, क्या हुआ उसका? मान साहित्य की तरफ देखता है और कहता है, बॉस मैंने पता लगा लिया है, और अगर आपने सब सुना तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये जमीन है ना,
जो आपके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। साहित्य अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ऐसा क्या पता चला तुम्हें? मान कुछ भी आगे कहने से पहले डॉक्टर त्रिवेदी की तरफ देखता है और डॉक्टर त्रिवेदी वहां से चले जाते हैं और वहां पर साहित्य और मान ही रह गए थे। और फिर मान अपनी बात कहता है और जैसे जैसे वो आगे बोल रहा था उसकी बातें सुनते सुनते साहित्य के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे और अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा देखा जा सकता था और वो वहां से निकल जाता है। साहित्य अस्पताल में जाता है। यहाँ पर मान उसे कोई बात बताता है जिसे सुन साहित्य की मुट्ठियां गुस्से में भिज जाती हैं और वो बिना देर किए वहां से कहीं जाने के लिए निकल जाता है। साहित्य बहुत तेज कार चलाते हुए ओबराय मेंशन में आता है और कार से निकलते ही दरवाजा जोर से बंद कर देता है और तेजी से अपने कदम ओबराय मेंशन के अंदर लेकर जाता है। वहाँ हॉल में माया बैठी थी जो कि मैगजीन पढ़ रही थी। साहित्य उसके पास जाता है और उसे कसकर बाजू से पकड़ लेता है और खींचते हुए एक और लेकर जाता है। यहाँ पर इस समय कोई भी नहीं था। माया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो साहित्य? छोड़ो मुझे। वहीं साहित्य एक कमरे में जाकर माया को बेड की ओर फेंक देता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। वहीं माया गुस्से में साहित्य की ओर देखती है और खड़े होते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है साहित्य? साहित्य उसे घूरता है और कहता है, रियली मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? और जो तुम कर रही थी वो क्या है? हाँ। माया उसे आंखें छोटी किए देखती है और कहती है, क्या किया मैंने? साहित्य व्यंग से मुस्कुरा देता है और फिर एकदम गंभीर होकर कहता है, रागनी याद है क्या? रागनी का नाम सुनते ही माया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर हकलाते हुए कहती है, कौन? कौन रागनी? मैं किसी रागनी को नहीं जानती। शायद उसे आंखें छोटी किए देखता है और कहता है, जान जाओगी जब वो आपके सामने यहाँ आएगी। माया रागनी के यहाँ आने की बात सुन थोड़ी घबरा जाती है और अपनी इस परेशानी को छुपाते हुए कहती है, जब मैं किसी रागनी को जानती ही नहीं तो उसके आने या ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? शायद उसकी तरफ देखते हुए उसी टोन में कहता है, पहले मुझे लगा था कि तुम उनमें से हो जो दूसरों का घर उजाड़ती हैं और अब तुम्हारे बारे में मुझे एक नई बात पता चली है कि तुम कितनी घटिया हो। माया उसे गुस्से में कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो साहित्य। साहित्य उससे कहता है, बहुत समय से चुप था और तुम्हें झेल रहा था, पर अब और नहीं। तुम्हें क्या लगता था कि तुम उस रागनी को दादाजी की भेजी लड़की बता दोगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा? और भेजा तो भेजा, और उसके बाद तुमने जो मेरे साथ किया, जानबूझकर मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई मिलवाई ताकि मेरे साथ। छी, तुम कैसी औरत हो यार। पहले मेरे डैड को फंसा लिया और जब उनसे मन भर गया तो मेरे पीछे लग गई। आखिर चाहती क्या हो? साहित्य आखिर गुस्से में सब कह देता है जो कुछ उससे मान ने बताया था और उसकी बात सुन माया मुस्कुरा देती है और कहती है, हो तो तुम्हें सब पता चल ही गया। चलो कोई बात नहीं। और तुम्हें जानना चाहते हो कि मुझे क्या चाहिए तो सुनो। ये कहते हुए माया एकदम से साहित्य के करीब आ जाती है और उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। माया के इतना कहते ही साहित्य उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और माया जाकर फर्श पर गिर जाती है और साहित्य उससे कहता है, अपनी ये हरकतें काबू में रखो, समझी? यह कहकर साहित्य जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तो माया पीछे से उसे आवाज देते हुए कहती है, सुना है कि तुम शादी करने वाले हो? साहित्य उसकी तरफ पलटता है और कहता है, सोचना भी मत। माया मुस्कुरा देती है और साहित्य वहां से चला जाता है और उसके जाते ही माया दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, सोचूंगी नहीं, करूंगी साहित्य। और इतनी आसानी से तुम्हें कैसे किसी और का होने दूं? जिस पर एक बार माया की नज़र पड़ जाए फिर बस वो माया का होता है। और मैं अब अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे उस बुढ़े बाप के साथ तो नहीं रह सकती ना। यह कहकर माया एक गाना गुनगुनाने लगती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना, आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना नाम, गुमनाम है कोई, पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की हस्ती है। चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है, गुमनाम है कोई।
वहीं साहित्य सीधा अपने कमरे में आता है। उसके दिमाग में माया की कही आखिरी बात घूम रही थी। सुना है तुम शादी करने वाले हो। और यही सोच सोच साहित्य का दिमाग खराब हो चुका था। और अब उसे जानवी की चिंता होने लगी थी, जिस कारण वो अपना फोन उठाकर उसे फोन लगाता है। 3-4 दिन जाने के बाद भी जानवी फोन नहीं उठाती है और फोन कट जाता है। और वहीं साहित्य की परेशानी बढ़ जाती है कि जानवी ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। और वो एक बार फिर उसे फ़ोन लगाता है, तो इस बार जानवी फ़ोन उठा लेती है। और जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तो उसे साहित्य की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही। वहीं जानवी कहती है, आपका एक बार ही फ़ोन आया था और दूसरी बार जब आया तो मैंने उठा लिया। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। शायद खुद को थोड़ा शांत करता है और कहता है, सॉरी, वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वही जानवी समझ जाती है कि साहित्य का मूड ठीक नहीं है, तो वो कहती है, ओके, पर आज मुझे एक बात की हैरानी हो रही है। साहित्य अपनी एक आईब्रो उठाए पूछता है, कौन सी बात की। जानवी अपना गला साफ करते हुए कहती है, हाँ, कि आज साहित्य द साहित्य ओबराय ने मुझे सॉरी कहा। साहित्य उससे कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पहले भी तुमसे सॉरी कहा है। कहा होगा पर मुझे याद नहीं। पर आपको एक बात बताऊं, जानवी उससे कहती है, तो साहित्य कहता है, हाँ बोलो, आप आगे चलकर बहुत सुखी रहोगे। जानवी उससे कहती है, तो साहित्य उलझन भरे लहजे में पूछता है, मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। जानवी उससे कहती है, शादी के बाद बताऊंगी। यह कहकर जानवी फोन रख देती है। तो साहित्य फोन को घूरते हुए कहता है, इसकी फोन बीच में काटने की आदत नहीं जाएगी। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद सारे हिसाब बराबर करूंगा मिसेज होने वाली साहित्य ओबराय। ये कहकर साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है और उसके दिमाग से माया वाली बात निकल जाती है। आखिर उसके ऊपर सिर्फ उसकी जानवी का ही जादू चलना चाहिए, ना कि किसी और का। कुछ देर बाद हंस भागते हुए साहित्य के कमरे में आता है और उसके सामने नाचते हुए कहता है, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। शायद उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो सारा दिन ऐसे ही घूमते रहते हो। थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लो। अंश अजीब शक्ल बनाए कहता है, अरे भाई, वो तो होती रहेगी, आप वो सब छोड़ो। मेरे पास आपके लिए गुड वाली धांसू न्यूज है। बोलो। साहित्य अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए कहता है। तो अंश उससे वो फाइल छीन लेता है और कहता है, आप ये सब छोड़ मेरी बात नहीं सुन सकते हैं क्या। नहीं, साहित्य एक शब्द में कहता है। तो अंश उससे कहता है, आप नहीं सुनना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं। फिर मुझे मत कहना कि मैंने नहीं बताया कि आपकी एंगेजमेंट कब है। एंगेजमेंट शब्द सुन साहित्य चौंक कर अंश को देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने अभी। अंश वहां से जाते हुए कहता है, जो अभी आपने सुना, एंगेजमेंट। साहित्य जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और अंश के पीछे जाते हुए कहता है, कब है बताओ ना। अंश उसे अपने पीछे आता देख वहां से भागने लगता है और कहता है, नहीं बताने वाला। अंश को भागता देख साहित्य भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है, पर अंश उससे दूर भाग जाता है और जानबूझकर साहित्य को तंग करने लगता है। साहित्य को माया के बारे में सब सच पता चल जाता है और वहीं अंश साहित्य को उसके एंगेजमेंट के बारे में बताता है। साहित्य और अंश दादाजी के कमरे में खड़े थे और दादाजी उनके सामने बैठे हुए थे। और वो साहित्य से कहते हैं, साहित्य, मैंने पंडित जी से बात की थी और उन्होंने एंगेजमेंट की तारीख 2 दिन बाद की निकाली है और शादी की उससे 4 दिन बाद की। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह सब इतनी जल्दी हो रहा है, तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। साहित्य जल्दी से नामे सिर हिला देता है और कहता है, नहीं दादाजी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी हमें सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर मैं जानवी के घर वालों से बात कर लेता हूँ और फिर कल तुम दोनों शॉपिंग के लिए चले जाना। जानवी के साथ शॉपिंग पर जाने की बात सुन साहित्य खुश हो जाता है, और उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि तभी दादाजी कहते हैं, और हाँ, अंश को भी साथ ही ले जाना। इसे तुमसे ज्यादा पता है कि कौन सी जगह कौन से कपड़े पहनने हैं, वरना पता चला कि तुम अकेले गए और ऐसे ही बेरंग बिजनेस सूट उठाकर ले आए और साथ ही मेरी बहू को भी अपने जैसा बना दिया। साहित्य दादाजी को घूर कर देखता है। आखिर उन्होंने अंश नाम की हड्डी को जानवी और उसके बीच में जो घुसा दिया था, और वही अंश
शाहिद को देखते ही अपने दांत दिखा देता है। उनके वहां से जाते ही दादाजी दादी जी से सब तय कर लेते हैं और जानवी को साहित्य के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए भी कहते हैं। जैसे तैसे यह दिन रात बीत जाता है और अगली सुबह होती है, जिसका साहित्य और जानवी को इंतजार था। साहित्य और अंश जानवी के घर के लिए निकल जाते हैं और पूरे रास्ते साहित्य अंश की मिन्नतें करते हुए गया था कि वो उन दोनों को अकेला छोड़ दे, और अंश भी उसकी बात पर सहमति जता देता है कि वो उन दोनों के बीच नहीं आएगा और अपने लिए अलग से खरीदारी करेगा। आखिर वो दोनों अपनी कार जानवी के घर के आगे ले जाकर रोक देते हैं। जानवी दरवाजे के पास खड़ी उन्हीं का इंतजार कर रही थी, और जब उसकी नज़र साहित्य से मिलती है तो वो मुस्कुराकर अपना सिर झुका लेती है। साहित्य उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल देता है और जानवी जाकर पीछे की सीट पर बैठ जाती है, क्योंकि आगे वाली सीट पर अंश बैठा था। पर जैसे ही साहित्य दरवाज़ा बंद करने वाला होता है तो घर के अंदर से मीसा दौड़ती हुई आती है और साहित्य से कहती है, रुकिए साहित्य जी। साहित्य एक पल को उसे वहां देखकर चौंक जाता है और उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि उसको उससे क्या काम है। मीसा बिल्कुल साहित्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, वो माँ ने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ चली जाऊं, ताकि जानवी को वहां पर अकेला ना लगे, और आप दोनों की इंगेजमेंट के लिए मुझे भी कपड़े लेने थे, तो मैंने सोचा जानवी के साथ मैं भी देख लूंगी। शायद एक नज़र जानवी को देखता है जो उसकी तरफ ही देख रही थी, और फिर वो हाँ में सिर हिला देता है और मीसा जाकर जानवी की बगल में बैठ जाती है। वो आज पहली बार इतनी बड़ी कार में बैठी थी, इसलिए वो कार को ऐसे छू रही थी जैसे उसने कोई नूर देख लिया हो। कुछ ही पलों में उसकी कार शहर की सड़कों पर दौड़ने लग जाती है और लगभग 15 मिनट के बाद शायद अपनी कार को एक बड़े से मॉल की पार्किंग में लगाता है और वो चारों कार से उतर मॉल के अंदर की तरफ चले जाते हैं। जानवी साहित्य के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे चल रही थी और वहीं अंश भी उनके साथ ही था, पर मीसा वो मॉल को देखते हुए आ रही थी। शायद अंश की तरफ देखता है और उसे मीसा को यहाँ से लेकर जाने का इशारा करता है, और अंश उसका इशारा समझ भी जाता है, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो जल्दी से जानवी के पास जाता है और उससे कहता है, भाभी चलिए हम दोनों यहाँ पर कपड़े देख कर आते हैं। आपको मेरी पसंद के ही कपड़े लेने हैं, क्योंकि कपड़ों के मामले में भाई की चॉइस बहुत खराब है। यह कहकर वो जानवी की बाजू में अपनी बाजू अड़ाता है और उसे खींचते हुए एक दुकान के अंदर लेकर घुस जाता है, और वहीं साहित्य का मुंह उसे ऐसे करता देख खुला का खुला रह जाता है कि तभी मीसा उसके पास आती है और अपने होंठ काटते हुए कहती है, अरे वो दोनों तो चले गए, चलिए कोई बात नहीं, आप और मैं हूं ना, हम दोनों कहीं और जाकर देख लेंगे, है ना साहित्य जी। मीसा ऐसा बहुत ही अलग अंदाज से कहती है, जिसे सुन साहित्य को मॉल के इतने ठंडे माहौल में भी खुद के माथे पर पसीना महसूस होता है, और वो कहता है, वो मैं, एक मिनट। यह कहकर साहित्य जल्दी से उस ओर जाता है जिस ओर जानवी और अंश गए थे, और उसे यूं जाता देख मीसा चिढ़ जाती है और अपने पैर पटकते हुए उसी दिशा में चल पड़ती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।